हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं, उसका ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम ऑलरेडी पाइथन का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसके ड्रॉबैक्स, कैसे वर्किंग करनी है इंटरेक्टिव या स्क्रिप्ट मोड में, टोकन्स जिसमें कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, इन सबको हम देख चुके हैं कि वैलिड आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं। साथ में हमने लेटर्स पढ़ लिए, वेरिएबल्स पढ़ लिए, डायनेमिक टाइपिंग पढ़ ली थी, वेरिएबल इंटरनल्स पढ़ लिए थे कि क्या क्या होते हैं, एल वैल्यू, आर वैल्यू और कमेंट्स पढ़ लिए थे हमने। आज हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस। अब हम एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कई बार चीज़ें पूछ लेते हैं, नहीं तो वाइवा में तो पूछ ही लेते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन 2 नंबर के आने के चांसेस हैं। तो एक्सप्रेशंस की बात करें अगर, तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। जो भी हमारे लीगल कॉम्बिनेशन होते हैं सिंबल्स का, जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, वो क्या कहलाएंगे? एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या एक एक्सप्रेशन है। 2 प्लस 3 प्लस 4, ये क्या एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट समथिंग आर नोन एज एक्सप्रेशंस। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन हमेशा इवेल्युएट होते हैं। क्या होते हैं? इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब कैलकुलेट होते हैं, तो दे आर इवेल्युएट बाय पाइथन। अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट्स की। तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस एज पर पाइथन सिंटेक्स विच डू समथिंग आर नोन एज स्टेटमेंट्स। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो कुछ करते हैं, जो कुछ भी एग्जीक्यूट करेंगे या जो कुछ भी काम करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्टेटमेंट्स। और याद रखिएगा, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? हमेशा एग्जीक्यूट होते हैं। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, एक्सप्रेशंस इवेल्युएट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट, लिखा हेलो, तो ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या होगा? ये एग्जीक्यूट होगा पाइथन के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट। अब पेपर में क्वेश्चन जनरली आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। ये जनरली 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप 2 लिख दीजिए इसके डिफरेंस, आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे। पहले डिफरेंस की बात करें तो एक्सप्रेशन, लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स विच रिप्रेजेंट समथिंग आर नोन एज एक्सप्रेशंस। स्टेटमेंट्स में लिखेंगे प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस एज पर पाइथन सिंटेक्स विच डू समथिंग आर नोन एज स्टेटमेंट्स। एक्सप्रेशंस दे आर इवेल्युएटेड बाय पाइथन, और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? दे आर एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, इतना आप लिख के आएंगे और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है टाइप कन्वर्जन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जब भी हम किसी एक टाइप की वैल्यू को या डेटा को दूसरी टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? टाइप कन्वर्जन। 2 तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है खुद से, और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाहर से। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात करें या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करें, दे आर परफॉर्म बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हमारे केस में कौन आएगा? इंटरप्रेटर आएगा। दिस कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली विदाउट प्रोग्रामर इंटरवेंशन। मतलब हम लोग नहीं बताएंगे, खुद ब खुद ये क्या कर लेगा? इंटरनली ही काम करके कन्वर्ट कर लेगा एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप की। जनरली ये तब होता है जब अलग अलग टाइप की वैल्यूज मिक्स होती हैं तो हो जाता है। हाँ, कई बार एक सेम टाइप की वैल्यू थी तब भी हो जाता है। जैसे ए की वैल्यू कितनी है? 5, बी की वैल्यू कितनी है? 2। जब हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2.5। मैंने प्रिंट क्या कराया? ए डिवाइडेड बाय बी, रिजल्ट क्या आ रहा है मेरा? 2.5। मेरे पास ए 5 क्या थी? इंटीजर। 2 क्या थी? वो भी इंटीजर थी। यानी मेरे पास इंटीजर वैल्यूज थी, और मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, वो किस में आ रहा है? वो फ्लोट में आ रहा है। तो एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, खुद ब खुद कन्वर्ट हो रही है। इसलिए ये क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब बात करते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। यहां पर हम खुद से बताएंगे कि किस टाइप की वैल्यू को दूसरी टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है। ये फोर्स्ड होगा, ठीक है, और ये हमेशा यूजर क्रिएट करेगा। इट इज यूजर डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्सेस एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप।
इट इज ऑल्सो नोन एज टाइप कास्टिंग एज यूजर कास्ट यानी चेंज द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज टाइप कास्टिंग, तो बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअली वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात कर रहा है, तो आपका वही आंसर होगा दैट इट इज अ यूजर डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्सेस एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप। ये क्या कहलाएगा आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें इंटीजर की, एक इंटीजर मेथड होता है, ये क्या करता है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो नंबर में कन्वर्ट हो सकती है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में। जैसे इंट के अंदर मैंने पास किया 7.4, तो ये क्या देगा, इंटीजर 7 वैल्यू दे देगा। मैंने इंट के अंदर 34 लिखा, ये 34 नहीं है, 34 है, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग है, इट्स 34। ठीक है, तो जब मैंने 34 को पास किया तो उसने क्या करा, 34 में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही फ्लोट, फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट किसी भी वैल्यू को डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे मैंने फ्लोट के अंदर पास किया 7, तो वो क्या टर्न करेगा, 7.0। मैंने फ्लोट के अंदर पास किया 34, तो वो क्या देगा, 34.0। मैंने ऐसी फ्लोट के अंदर पास किया होता 35.0 यानी 35.0, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता, 35.0 में कन्वर्ट कर देता। मतलब ये अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू जो न्यूमेरिकल में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, जो नंबर्स में कन्वर्ट हो सकती है, उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इंटीजर इंटीजर में और फ्लोट फ्लोट में। ऐसे एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करता है। जनरली ये पेपर में नहीं आता है, प्रोग्रामिंग में हम इसका सच कोई खास यूज भी नहीं करते, तो उसका आप अवॉइड कर सकते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स एक मेथड होता है जो किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये वही होता है, अगर साइंस वाले जानते होंगे तो उनके मैथ्स में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आयोटा वाला, जिसमें आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो उसी तरह की वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें कन्वर्ट करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या आता ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक मेथड है str मेथड। ये क्या करेगा, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मैंने str के अंदर से पास किया, ये स्मॉल एस है, ये भी स्मॉल एस है, ये भी स्मॉल एस है। str के अंदर पास क्या कराया, 4 पास कराया, तो रिजल्ट में क्या दे देगा, 4 इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू। पास क्या कराई थी, इंटीजर वैल्यू, किस में कन्वर्ट करी उसने, स्ट्रिंग में। ऐसे ये लिखा है OO17। अब ये OO क्या है एक्चुअली, ये OO रिप्रेजेंट करता है डेसिमल वैल्यू को, तो ये सॉरी ऑक्टल वैल्यू को, तो किस में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल 15 में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये 17 ऑक्टल है, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल में, और मुझे रिटर्न कर देगा किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्म में। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ये सब चीजें आपने करी होंगी, तो वैसे ही कन्वर्जन करता है। अब बात करते हैं बूल मेथड की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बूल मेथड क्या करता है बच्चे, जब भी इसके अंदर 0 पास करेंगे तो ये क्या देगा, उसमें कन्वर्ट करेगा बूलियन वैल्यू फॉल्स में। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लिटरल्स कर रहे थे कि फॉल्स का मतलब होता है 0 और ट्रू का मतलब होता है 1। जब भी बूल के अंदर 1 पास करेंगे तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ठीक है, यानी जब जब हम बूलियन के अंदर 0 या एम्प्टी वैल्यू देंगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा ये लाइन को, जब भी बूल मेथड के अंदर या तो 0 या एम्प्टी वैल्यू देंगे तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में, और उसके बाद कुछ भी उसके अलावा वैल्यू दो, उसके अंदर वो ट्रू रिटर्न करता है। देखो बूल के अंदर 0 दिया यहाँ पे, इसने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही बूल के अंदर यदि एम्प्टी वैल्यू दी तो क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। उसके अलावा आपने 1 दिया, ए दिया, हेलो दिया, कुछ भी दें, इवन आपने अगर स्पेस दे दिया, मैंने क्या किया, स्पेस दिया है इसके अंदर, ठीक है, ये एम्प्टी वैल्यू नहीं, स्पेस है। ठीक, अगर मैंने स्पेस दिया तो भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, अब मैंने क्या लिखा, बूल, यहां पे स्पेस भी नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, दिस इज एन एम्प्टी वैल्यू। याद रखिएगा, एम्प्टी वैल्यू और 0 को छोड़कर बूल हर वैल्यू किसमें रिप्रेजेंट करता है, ट्रू में रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं हम इनपुटिंग द डेटा। जब भी मुझे यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करानी होगी तो मैं किसका यूज करूंगा, इनपुट मेथड का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, इनपुट मेथड का। बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड क्या लेता है, स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू रिटर्न करता है। किस में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप में। मतलब मैंने लिखा वेरिएबल का नाम, इनपुट, जो भी मुझे मैसेज देना होगा, जो मुझे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट चाहिए, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। मैंने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, तो मैंने जब मान लो इसके अंदर पास कराया अमित, एंटर कराया, तो a के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, अमित जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से रखिए, अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, और मैं a की वैल्यू एंटर कराऊंगा 4, तो ये जो 4 वैल्यू है ना, ये इंटीजर नहीं होगी,
ये क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो मुझे इसको अल्टीमेटली अगर इस नंबर में, इस वैल्यू में कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन करने हैं, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है एज पर इंटीजर वैल्यू या एज पर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। तो आगे लिखूंगा इसी वैल्यू को एक इंट मेथड में क्या करा दूंगा, पास करा दूंगा और स्टोर करा लूंगा ए में। तो ए में क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू हट के क्या आ जाएगी, मेरी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल ऑपरेशन कर सकता हूँ। इन दोनों ही लाइन को अगर मुझे मिला के लिखूंगा तो मैं ये लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ये इनपुट मेथड का ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये एंट मेथड का ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब क्या होगा बच्चे, सबसे पहले अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब यहां से कोई भी नंबर आएगा, मान लो मैंने यहाँ पे नंबर दिया 63, तो ये किस में आएगा, ये 63 होगा, 60 होगा, ये किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, इनपुट मेथड। और ये इंटीजर, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में, इंट मेथड। और ए के अंदर जो फाइनल वैल्यू जाएगी वो क्या रहेगी, 60 से जाएगी, जो कि क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इन दोनों लाइनों को मिलाकर भी मैं ऐसे हम लिखते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट नहीं होता, वो दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। याद रखिएगा, इनपुट मेथड हमेशा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग टाइप की। अगर मुझे किसी और टाइप की वैल्यू चाहिए, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट का यूज करना पड़ेगा, इंट चाहिए तो इंट का यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर स्ट्रिंग में ही कोई वैल्यू चाहिए तो मुझे किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली मैं इनपुट एंटर नेम लिखूंगा, वो जो भी इनपुट कराएगा वो स्ट्रिंग की फॉर्म में कराएगा, तो मुझे उसमें वहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा किसी और न्यूमेरिकल टाइप में चाहिए, किसी और टाइप में चाहिए, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये इनपुटिंग द डेटा है। अब बात करते हैं प्रिंटिंग द डेटा, यानी अगर मुझे कुछ भी डिस्प्ले कराना हो, तो मैं किसका यूज करता हूँ, प्रिंट मेथड का। किसका यूज करता हूँ, प्रिंट मेथड का। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें यहाँ पे, पेपर के लिए आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आउटपुट वाले क्वेश्चन होंगे, जहां पे भी आप प्रिंट लिखा देख लें, वही स्क्रीन पे प्रिंट होगा, इतना समझ लीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कि प्रिंट मेथड कैसे वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट डबल ऑफ a is a into 2, यहाँ पे a की वैल्यू है 25। अब जो भी प्रिंट मेथड के अंदर डबल कोट्स के अंदर होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, एज इट इज। उसके बाद अगर वेरिएबल का नाम होता है, ठीक है, तो वेरिएबल का नाम क्या होता है मेरे बच्चे, उसके अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट होती है। यहाँ लिखा है डबल ऑफ, तो एज इट इज डबल ऑफ प्रिंट हो गया। उसके बाद लिखा है a, तो a की वैल्यू कितनी थी, 25, तो क्या प्रिंट होगा, डबल ऑफ 25। फिर डबल कोट्स में क्या था, एस था, तो एज इट इज एस प्रिंट हो गया। और ये लिखा है a इंटू टू, ये एस्ट्रिक किसका था, मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, a इंटू टू, यानी 25 इंटू टू कितना होगा, 50। तो आउटपुट में आएगा डबल ऑफ 25 इज 50। ठीक है, हम सेपरेटर, अब देखिए सेपरेटर क्या होता है, अगर आप देखिए जो कॉमा है, कॉमा जो लगे हुए हैं, ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग स्ट्रिंग्स या वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो तो स्पेस, अगर आप देखिए जहां जहां कॉमा लगा रखा है वहां वहां ऑटोमेटिकली स्पेस आ चुका है। डबल ऑफ के बाद स्पेस आया, फिर ए यानी 25 के बाद स्पेस आया, फिर इस के बाद स्पेस आया। तो ये क्या है, सेपरेटर है। हम सेपरेटर चेंज भी कर सकते हैं। एक मेरे पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है एससीपी, जो भी मैं उसके अंदर वैल्यू दे दूंगा वो सेपरेटर बन जाएगा। मैंने एससीपी किया दिया है, मैंने दिया है 2 डॉट्स दिए। ठीक है, मैं लिखा माई नेम इज अमन। तो बच्चे जहां जहां पे भी कॉमा, जहां जहां पे सेपरेट हुआ, माई और नेम के बीच में इस कॉमा ने सेपरेट किया, तो जहां जहां पे भी सेपरेटर आया वहां वहां डॉट आ जाएगा। तो माई के बाद स्पेस नहीं आएगा, 2 डॉट आएंगे, फिर नेम प्रिंट होगा, फिर नेम के बाद 2 डॉट आएंगे, फिर इसके बाद डॉट आएंगे, काम खत्म। ठीक है, याद रखिएगा ये बीच में आता है, सेपरेट करता है। ना तो स्टार्टिंग में आएगा, मतलब माई से पहले नहीं आएगा, क्यों, माई किसी से सेपरेट नहीं हो रहा, माई तो स्टार्ट हो रहा है। और अमन, अमन से चीज की स्ट्रिंग हो रही है, क्लोज हो रही है, और क्योंकि क्लोज हो रही है वो भी सेपरेट नहीं हो रही किसी से, तो अमन के बाद कुछ नहीं आएगा। तो हमेशा सेपरेटर बीच में आता है, स्ट्रिंग्स के बीच में आता है। तो माई और नेम के बीच में आएगा डॉट डॉट, फिर नेम और इस के बीच में आएगा डॉट डॉट, इज और अमन के बीच में आएगा। तो ये क्या होता है, सेपरेट। ठीक है, अच्छा, जब भी मैं लिखता हूं प्रिंट, अब दो चीज होती है, एक होता है सेपरेटर आर्ग्यूमेंट और एक होता है एंड आर्ग्यूमेंट। ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंड आर्ग्यूमेंट जब भी मेरी कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है पूरा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या चीज चलेगी या क्या एग्जीक्यूट होगा, वो एंड आर्ग्यूमेंट डिफाइन करता है। बाय डिफॉल्ट जो एंड की वैल्यू होती है वो होती है स्लैश एन। क्या होती है, स्लैश एन। स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये है बैकवर्ड स्लैश। दो स्लैश होते हैं, ये है फॉरवर्ड स्लैश
और ये है बैकवर्ड स्लैश। तो स्लैश एन के साथ क्या आता है, बैकवर्ड स्लैश आता है, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नेक्स्ट लाइन होता है। अब जैसे ही मैंने लिखा प्रिंट हाई, अब यहां पे हाई प्रिंट होगा, हाई प्रिंट हुआ, कर्सर यहां आया, जैसे ही कर्सर यहां आया, जैसे ही कर्सर यहां आया आपका प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ। बाय डिफॉल्ट इसकी क्या वैल्यू होती है, स्लैश एन होती है, तो कर्सर कहां जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। मतलब अब जो भी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी मेरे ख्याल से नेक्स्ट लाइन से होगी। अब ये क्या प्रिंट लिखा हेलो, तो अब हेलो प्रिंट होगा, यहां तक आया कर्सर मेरा प्रिंट करते हुए, और जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ पूरा का पूरा, वैसे की वैसे क्या होगा, यहाँ पे स्लैश एन आएगा और कर्सर क्या नेक्स्ट लाइन। मतलब अब जो भी प्रिंटिंग होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, उस प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन से। मैं इस एंड आर्गुमेंट को बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू पे चेंज कर सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं लिखा हाई, प्रिंट लिखा हाई, और एंड की वैल्यू क्या चेंज कर दी मैंने, डॉलर चेंज कर दी। यानी अब जब प्रिंट एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा, ये कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, डॉलर। और फिर नीचे क्या लिखा है, प्रिंट हेलो। अब देखो ध्यान से, प्रिंट लिखा हाई, तो हाई प्रिंट हुआ, एच आई प्रिंट हुआ, कर्सर अभी यहीं पे। अब जैसे ही प्रिंट पूरा एग्जीक्यूट हुआ प्रिंट, तो क्या होगा, अब उसने एंड आर्ग्यूमेंट को चेक किया, यहाँ पे यूजर ने दे रखा था, क्या देखा, डॉलर दे रखा था, तो उसने डॉलर को प्रिंट किया, और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे कौन लेके जाता, स्लैश एन लेके जाता। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट पे आए, हेलो प्रिंट हुआ, आउटपुट में क्या आया, हेलो उसने प्रिंट कर दिया। यहां पर कोई भी मैंने एंड आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा है, तो एंड आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा है, तो यहां पर क्या आएगा, स्लैश एन एग्जीक्यूट होगा। स्लैश एन जैसे ही यहां पे एग्जीक्यूट होगा तो यहां पे कर्सर कहां जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब अगर यहां पे लिखा होता प्रिंट बाय, तो अब मेरा जो भी आउटपुट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे आता है, यानी बाय नेक्स्ट लाइन पे लिखा था। तो याद रखिएगा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आउटपुट के लिए, कि प्रिंट में क्या होते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है सेपरेटर आर्ग्यूमेंट, एक होता है एंड आर्ग्यूमेंट। सेपरेटर क्या करता है, ये कैरेक्टर्स के बीच में जो भी सेपरेटिंग होती है उनको डील करता है। और एंड आर्ग्यूमेंट, जब भी मेरा प्रिंट पूरा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी चीज क्या कहते हैं एग्जीक्यूट होगी, वो कौन देता है, एंड आर्ग्यूमेंट देता है। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है, स्पेस, और बाय डिफॉल्ट एंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन पर लाने वाला। ये था आपका प्रिंट मेथड। अब हम बात करते हैं ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स की, ठीक है। देखिए ऑपरेंड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड आर नोन एज ऑपरेंड्स, और सिंबल्स विच परफॉर्म एन ऑपरेशन आर नोन एज ऑपरेटर्स। मतलब मैंने कहीं पे लिखा है 4+3, अब ये प्लस क्या कर रहा है, ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। किसका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन का। किसका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन का। तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। ये कोई भी ऑपरेशन, तो जो भी सिंबल्स कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है 4 और 3 के ऊपर, ये क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे। मतलब अगर कहीं मैंने लिखा है a+b, तो a क्या है मेरा, b क्या है मेरा, ऑपरेंड, और प्लस क्या है मेरा, ऑपरेटर, ठीक। अच्छा, जब भी कभी भी ऑपरेंड और ऑपरेटर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बनता है। मैंने लिखा 4+3=7, तो मेरा 4+3, ऑपरेटर ने क्या किया, ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन किया, क्या मिला मुझे, रिजल्ट, और पूरा मिला के मेरे को क्या मिल जाती है, एक्सप्रेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है, एक्सप्रेशन मिल जाती है। तो ये कहानी थी मेरी ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स की। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की। पहला टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होता है जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ये हमारे कितने होते हैं, ये हमारे 7 होते हैं। पहला है एडिशन, ये क्या करता है, ऐड करता है। a की मान लो वैल्यू 10 है, b की वैल्यू कितनी है 20 है, तो a+b कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन क्या करता है, डिवाइड करता है। अब इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है मेरी 2, तो a डिवाइडेड बाई b क्या रिटर्न करेगा, मेरा 2.5 रिटर्न करेगा, ठीक है। मॉडुलस क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है। ये क्या देता है, रिमाइंडर देता है। मतलब किसी भी नंबर को मैंने अब क्या किया, मैंने 5 को जब 2 से मॉडुलस किया तो मेरे को रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 1। 5 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 -1, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो मॉडुलस क्या देता है, हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है।
एक्सपोनेंशियल क्या करता है, ये पावर करता है, मतलब मैंने लिखा 2*(3), तो ये क्या रिटर्न करेगा 2 की पावर 3, यानी क्या दे देगा 8 दे देगा। ठीक है, अब फ्लोर डिवीजन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और कई बार ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए। देखिए ये क्या करता है, राउंड ऑफ करता है वैल्यू। मैंने अगर क्या कहते हैं 5 को 2 से डिवाइड किया था, तो डिवीजन जब करता हूं तो 2.5 देता है, लेकिन जब फ्लोर डिवीजन करता हूं तो ये क्या देगा 2 देगा। क्या देगा 2 देगा। अब ध्यान से देखिए, ये है मेरी नंबर लाइन, -1, -2, -3 और -4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 5 को 2 से फ्लोर डिवाइड करूंगा तो क्या देगा 2 देगा, लेकिन वही अगर -5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या देगा -3 देगा। अब इसका रीजन क्या है, रटना नहीं है, समझना हमारा काम है। देखिए ये एक नंबर लाइन देखिए, क्या करता है बच्चे फ्लोर डिवीजन हमेशा अपने पास का जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर है उसकी तरह राउंड ऑफ करता है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, कई बार टीचर रटा देते हैं कि नेगेटिव के लिए ये रट लो, पॉजिटिव के लिए रट लो। तो पाइथन का कंसेप्ट है कि वो अपने नियरेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीजर आता है उसको क्या करता है, वो उसको देखता है, उसकी तरफ पूल भागता है। जब मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया था तो क्या आया था 2.5 आया था, क्या आया था 2.5 आया था। अब 2.5 की तरफ आप देखिए नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पास इंटीजर कौन सा है 2 है, इसलिए उसने क्या रिटर्न किया था 2 रिटर्न किया था। लेकिन वही जब -5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। अगेन ये यहां पे 2.5 है, ठीक है, यहां पे 2.5 आएगा। अब जब 2.5 आ रहा है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए भैया सबसे पास कौन सा इंटीजर है -2 नहीं है -3, क्योंकि यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी क्या होती है नेगेटिव के लिए नंबर लाइन पूरी उल्टी हो जाती है। ठीक है, इसलिए रिजल्ट में क्या है -3। इसलिए रटना नहीं है, कंसेप्ट समझना है कि काम क्यों करना है। ठीक है, ये नंबर लाइन के ऊपर होता है क्योंकि वहां पर नेगेटिव के लिए नंबर उल्टे जा रहे होते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में उसके -3 पड़ता है सबसे नीचे इंटीजर, इसलिए वो क्या होता है माइनस की तरफ भागता है। और इधर क्या होता है पॉजिटिव के लिए क्या होता है पीछे की तरफ भागता है। तो माइनस वाला हमेशा आगे की तरफ राउंड ऑफ होगा और पॉजिटिव वाला हमेशा पीछे राउंड ऑफ होगा। रटने के लिए आप इतना रट सकते हैं या याद कर सकते हैं कि पॉजिटिव के लिए पीछे की तरफ राउंड ऑफ करता है और नेगेटिव के लिए आगे, लेकिन मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि वो नंबर लाइन की वजह से ही सारा का सारी चीजें चेंज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिलेशन ऑपरेटर्स की। देखिए रिलेशन ऑपरेटर वो होते हैं जो कोई भी रिलेशन निकाल रहे होते हैं, जब भी मैं कोई भी कंपेयर कर रहा होता है कंपैरिजन का काम करते हैं। 6 होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। क्या होगा अगर मैंने लिखा क्या कहते हैं 4 इज ग्रेटर देन 3, तो अगर कंपैरिजन सही है तो क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेंगे, तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करते हैं, आपने 11th में बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ा होगा। 4 क्या है, क्या 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो क्या मिलेगा मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने कहीं पे लिखा 4 इज ग्रेटर देन 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स, 4 4 से बड़ा नहीं है, बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है। हाँ अगर इसके लिए ये लिखा हो 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 4, तो ये ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है ग्रेटर देन और उसके साथ इक्वल टू दोनों कंडीशन चेक करता है और कोई भी ट्रू होती है उससे ट्रू मान लेता है। 4 4 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा। सेम लेस देन के लिए होता है, इक्वल टू के लिए होता है, नॉट इक्वल टू के लिए होता है। हाँ याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो वो हमेशा ट्रेलिंग, जो लास्ट में जीरोस आते हैं पॉइंट के बाद उनको हटा देता है और फिर कंपेयर करता है। मतलब 4 किसके बराबर है, अगर मैंने लिखा 4 इज इक्वल टू 4.0000, तो भैया ये ट्रू है, 4 इसके बराबर है, मान लेता हमारे पाइथन। और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चीज नहीं होती। याद रखिएगा जितने भी अपर केस लेटर्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल लेटर्स। ठीक है, मतलब अगर एस का वैल्यू की बात करें तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के एस का वैल्यू थी 65 टू 90। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जब तक आप कंप्यूटर में हैं, तब तक ये एस का वैल्यूज आपका पीछे नहीं छोड़ेंगी। स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड की कितनी होती है 97 से 122। तो अगर देखें एस पर एस का वैल्यू स्मॉल ए की 97 है और कैपिटल ए की 65 है, तो यहाँ पर ए वाले बड़े हैं स्मॉल ए और कैपिटल ए क्या है छोटे हैं। तो अपर केस वाले छोटे होते हैं एज पर एस का वैल्यू और लोअर केस वाले होते हैं बड़े होते हैं। नॉलेज के लिए आप एक और चीज देख लीजिए, 0 से 9 की जो एस का वैल्यू होती है वो 48 से 57 होती है। ये 3 एस का वैल्यू याद रखिए। और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या कहते हैं इसको देखते हैं पढ़ते हैं और ये सेम रहती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं लिस्ट और टपल्स
इक्वल होते हैं अगर उसके अंदर सेम एलिमेंट्स है। ये जब लिस्ट और टपल आएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैं ये बता ही चुका हूँ कि बूलियन ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है कंपैरिजन पर्पस के लिए। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। जब भी मुझे अलग अलग एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाना होगा तो वो क्या होती हैं मेरी लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है। 3 होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, एंड क्या करता है, अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो एंड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और क्या करता है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो वो क्या कर देगा, वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जब तक सारे फॉल्स नहीं होंगे तब तक और ट्रू ही रिटर्न करता है। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। मैंने लिखा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स। नॉट फॉल्स क्या है, ट्रू है। तो ये क्या है, हमारे ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है नॉट एंड और होता है। मतलब पहले नॉट सॉल्व होगा, फिर एंड सॉल्व होगा, फिर और सॉल्व होगा। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हमें क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। देखिए क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। अब क्या लिखा है, 6 इज ग्रेटर देन 12, 6 इज लेस देन 12 एंड नॉट 20 इज ग्रेटर देन 15 और 10 इज ग्रेटर देन 5। अब देखते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्या 6 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एंड लिखा हमने, ठीक। अब नॉट, क्या 20 15 से बड़ा है, भाई साहब बिल्कुल बड़ा है, ट्रू मिला। उसके बाद हम और लिखेंगे। अब 10, ये चेक करेंगे क्या 10 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये क्या रहेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब पहले नॉट सॉल्व होगा, ट्रू। एंड नॉट ट्रू है तो नॉट ट्रू का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स। और आगे लिखा और ट्रू लिखा। अभी हमने पढ़ा था कि पहले क्या सॉल्व होते हैं, नॉट, फिर क्या सॉल्व होगा, एंड, फिर क्या सॉल्व होगा और। ये इसकी प्रेसिडेंस है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, एंड। ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स देगा। क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो रिटर्न में क्या आता है, फॉल्स ही आता है। ठीक है, जब तक सारे ट्रू नहीं होंगे रिजल्ट में ट्रू नहीं आएगा। लिखा और ट्रू, लिखा है फॉल्स और ट्रू। ये क्या है बीच में और, कोई भी एक ट्रू हो तो रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू। तो ये क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 6 इज लेस देन 12 क्या देगा, ट्रू देगा। एंड लिखा, नॉट लिखा। 20 इज ग्रेटर देन 15 बिल्कुल है, ट्रू देगा। और 10 इज ग्रेटर देन 5 फिर ट्रू है। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ट्रू एंड। अब नॉट ट्रू क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारा। और ट्रू, और ट्रू नीचे लिखा। फिर हमारा एंड वाला पहले सॉल्व हुआ, ट्रू एंड फॉल्स कितना हो गया, फॉल्स। आगे और ट्रू लिखा है, फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, ट्रू। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ट्रू। ट्रू इज द आंसर। ठीक है, आंसर ट्रू है हमारा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर इसकी बात करें, लिखा है नॉट ट्रू, तो पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, नॉट होगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। फिर आगे लिखा है एंड, फॉल्स और ट्रू। अगेन पहले क्या सॉल्व होगा, एंड वाला सॉल्व होगा, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू। तो दिस इज द आंसर, इसका आंसर भी ट्रू है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 इज लेस देन 10, ट्रू। एंड 12 is greater than 7, again true। और not 7 is greater than 4, true। true and true, true। और not true क्या होगा, false। true और false कितना होगा, true। इसका आंसर भी क्या हमारा, true। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। पिछली बार पिछली बोर्ड के क्वेश्चन में यहाँ से पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन के आया था कि कौन सा ऑपरेटर है जो आईडी को कंपेयर करता है या मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है। तो वो कौन सा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्या करता है, अगर दो वेरिएबल्स की आइडेंटिटी यानी आईडी सेम है, हमने आईडी पढ़ी थी वेरिएबल इंटरवल्स में, अगर वो सेम है यानी सेम मेमोरी लोकेशन पे तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, इज और इज नॉट। देखिए रटना नहीं, इज क्या करता है, आप इज समझिए। अगर सेम है दोनों की आइडेंटिटी यानी दोनों के एड्रेस क्या है, सेम है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स कर देगा। अब मैंने नॉट को इज के साथ लगा दिया तो जस्ट रिवर्स कर देगा। अगर सेम है इज नॉट में, अगर सेम है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। वही ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स।
इन और नॉट इन होते हैं। इन क्या करता है, चेक करता है कि वो वैल्यू सीक्वेंस में है या नहीं है। अगर होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं होती तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हालांकि हम स्ट्रिंग में फिर से पढ़ने वाले हैं। मैंने लिखा एच इन हेलो, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या एच हेलो में है या नहीं है। अगर है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एच हेलो में है तो बिल्कुल क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक है। अगर नॉट इन लिखा होता, मैं लिखा होता एच नॉट इन हेलो, तो ये जस्ट रिवर्स होता है। अगर नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, और होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो भैया एच इसमें है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। बाकी मेंबरशिप ऑपरेटर्स की हम आगे कहानी करने वाले हैं, जब हमारे लूप्स आएंगे तब भी हम देखेंगे, और जब हमारे क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स लिस्ट टपल्स टॉपिक आएगा तो हम वहाँ पे भी चीज़ें देखने वाले हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। हम इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करता है। मतलब मैंने क्या लिखा, अगर x इज इक्वल टू 4 लिखा तो 4 की वैल्यू को x में क्या कर देगा, असाइन कर देगा, मतलब क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। असाइनमेंट क्या होता है, हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट में जाता है। मैंने कहीं पे लिखा 4 इज इक्वल टू एक्स, तो ये भैया गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट होते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। जनरली हमारे जितने भी असाइनमेंट क्या कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का दूसरा नाम है ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स भी होता है। ठीक है। तो मैंने कहीं पे लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यानी x के अंदर 2 की वैल्यू ऐड हो रही है, तो मैं ये भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस इज इक्वल टू 2। तो ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ, मतलब शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो ये क्या लगाएंगे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स में लगाएंगे। और इसका मतलब ये है कि x के अंदर 2 की वैल्यू क्या रही, ऐड हो रही है। ये सारे के सारे, चाहे जितने भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, सब में काम होता है। ये बिल्कुल लिखने का तरीका सेम है। ठीक है। ये हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर हमारी एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, फिर पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस माइनस वाले सॉल्व होंगे, फिर इनटू डिवाइड, ये सब सॉल्व होंगे। तो ये आप आराम से देख लीजिएगा कि कौन सा एक्सप्रेशन में सॉल्व होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10/2। ए के अंदर क्या जाएगा, 5.0 जाएगा। ठीक है। 10 को दूसरे ब्रैकेट में क्या कितना आएगा, 5.0 जाएगा। और 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए इसके ऑप्शन देखिए, 5 3.3 ये नहीं है, 5.0 3.3 भी नहीं है, तो कहाँ है इसका 5.0 और 3, तो इसका आंसर क्या है, थर्ड वाला। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 3 माइनस 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है। वही हम बॉड मास रूल लगाएंगे, सबसे बेस्ट तरीका है बॉड मास कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। ठीक है। क्या लगाएंगे, बॉड मास, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर ऑफ यानी पावर वाला साइन होगा, सॉल्व होगा, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, आपको पता है कि 3 को अगर ऐसे लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 होता है। तो क्या लिखा है, 3 माइनस ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 की पावर 3 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 11। अब ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस, अब पहले ये सॉल्व होगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, तो 2 की पावर ये कितना हो गया, 8 प्लस 99 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, क्या आएगी हमारी, 9.0। अच्छा, फिर 3, अब 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4, 8 16 32 64 128 256, तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 प्लस 9.0। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.0 माइनस 256 कितना होगा, माइनस का 244.0। तो इसका आंसर क्या है, बी, माइनस का 244.0। बाई चांस अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन होता, ये ऑप्शन नहीं होता, -244 होता, तो आप उसको भी टिक कर लेते। ठीक है। -244.0 होता और -244 होता, तो उस केस में आप प्रेफरेंस किसको देते, -244.0 को। ठीक है। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो
किस टाइप का डेटा हमारा स्टोर हो रहा है उसको डिफाइन करें, वो क्या कहलाएंगे, डेटा टाइप्स कहलाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्यूटेबल, एक होते हैं म्यूटेबल। वो जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती वो क्या कहलाते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ये क्या होंगे, इम्यूटेबल। और वो जिनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, म्यूटेबल, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, ये क्या है, म्यूटेबल। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, व्हाट आर इम्यूटेबल, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब डीबगिंग की बात करते हैं। डीबगिंग क्या होता है, एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एरर को लोकेट करते हैं, उसके कॉज को लोकेट करते हैं और फाइनली उसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। मतलब एरर को फाइंड करेंगे, क्यों एरर आ रहा है वो देखेंगे, और फाइनली जब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, भाई एरर क्यों आ रहा है, तो हम उसको सही कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डीबगिंग कहलाता है। ठीक है, अब एरर्स की बात करें तो व्हाट आर एरर्स, पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एरर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, तो अच्छे से देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल है पूरा। एरर क्या होता है, एरर इज अ बग दैट प्रिवेंट अ प्रोग्राम फ्रॉम कंपाइलिंग एंड रनिंग करेक्टली। एरर वो बग है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने में और रन करने में क्या होता है, सही तरीके से उसको रोक देता है, मतलब हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को होल्ड कर देता है, स्टॉप कर देता है, वो क्या कहलाते हैं, एरर्स कहलाते हैं। तीन तरह के होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम और लॉजिकल एरर। पहले बात करते हैं कंपाइल टाइम की। वो सारे एरर्स जो कंपाइलेशन के टाइम पे आ रहे होते हैं, ठीक है, जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर रीड कर रहा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स कहलाते हैं। दो होते हैं, एक होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है सिमेंटिक एरर्स। ठीक है, सिंटेक्स एरर क्या होता है, जब हम प्रोग्राम के रूल्स फॉलो नहीं करते, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे सिंटेक्स एरर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम पार्सिंग एरर्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, पार्सिंग एरर्स। मैंने लिखा कहीं पे भी, मैंने लिखा प्रिंट हेलो और मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो ये क्या है, ये सिंटेक्स एरर है कि भाई मैंने सिंटेक्स फॉलो नहीं किया। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट और हेलो सिंगल कोट से स्टार्ट किया और डबल कोट से स्टार्ट किया, सिंगल कोट पे खत्म किया, तो ये भी क्या एरर है, कौन सा, सिंटेक्स एरर है कि भाई इसके रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इफ एक्स, यहाँ पे क्या होता है, असाइनमेंट आता है हमेशा, वो क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हमेशा रिलेशन ऑपरेटर्स आते हैं, तो डबल इक्वल टू होना चाहिए, और इफ क्या क्या लगते हैं, कोलन लगते हैं, तो वो भी मिसिंग है, तो ये क्या है, सिंटेक्स एरर में आता है। सिमेंटिक एरर वो होते हैं जो हमारे स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल नहीं होते, ये हमारा मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं है। मैं क्या लिखता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये मेरा मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। तो सिमेंटिक एरर्स क्या होते हैं, जब हमारे स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं होते, तो वो कहते हैं सिमेंटिक एरर्स होते हैं। रन टाइम एरर क्या होते हैं, रन टाइम एरर वो होते हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आते हैं। ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डर टू डिटेक्ट होते हैं। ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देते हैं, जिसको कई बार प्रोग्राम क्रैश या एबनॉर्मल टर्मिनेशन बोलते हैं। हम अगर बात करें, इनफाइनाइट लूप हमारा चल जाता है कई बार, वो रन टाइम एरर में आता है। रॉन्ग टाइप डेटा टाइप वैल्यू, क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने x इजिकल टू क्या लिया, मैंने अमित लिया, और y इजिकल टू क्या लिया, कुमार लिया, और z इजिकल टू क्या किया, x डिवाइडेड बाई वाई, और प्रिंट क्या कर दिया मैंने, z को। अब इस प्रोग्राम को देखिए, यहाँ पे मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, सारे स्टेटमेंट मीनिंगफुल है, सिमेंटिक एरर नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों स्ट्रिंग वैल्यू को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई ये किस में आएगा, रन टाइम एरर में आएगा, कि वही सब चीज़ सही लिखी थी, सब कुछ सही लिखा था, लेकिन एरर कहाँ आया मेरा, मैंने सही टाइप की वैल्यू का यूज़ नहीं कर रहा था, तो ये कहाँ आएगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पर एरर आएगा, तो ये क्या करेंगे, रन टाइम एरर। फिर आता है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होते हैं, जब भी हम प्रोग्राम में रॉन्ग लॉजिक लगाते हैं, मान लीजिए मुझे कहीं भी कोई भी प्लस का काम करना है, मैंने वहां पे प्लस की जगह इनटू कर दिया, ठीक है, या सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो मेरा आंसर सही नहीं आएगा। या मुझे कोई प्रोग्राम बनाना था, किसी लॉजिक थ्रू मैंने कुछ और लॉजिक लगा दिया और उसकी वजह से मेरा प्रोग्राम में एरर आ रहा है, तो वो क्या होता है, लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ढूंढना, क्यों, सब कुछ सही होता है, आपका कभी कोई एरर आएगा ही नहीं, आउटपुट गलत आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट क्यों गलत आ रहा है, वो प्रोग्राम में मुझे लाइन बाय लाइन चीजें चेक करनी पड़ेंगी, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्यों, यहाँ पे पाइथन मेरी हेल्प नहीं कर सकता। अभी तक क्या हो रहा था, पाइथन मेरी हेल्प करते थे कि भैया इस लाइन पे ये एरर है, ये चीजें आ रही हैं, आप देख लीजिए, इस वजह से एरर आ रहा है। लेकिन लॉजिकल एरर्स डिटेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पाइथन ने डिटेक्ट कर ही नहीं पाता, आउटपुट गलत आता है, इसलिए हम ही को इसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो ये क्या है, लॉजिकल एरर्स। फिर आते हैं हमारे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। जैसे मुझे दो नंबर को ऐड करना है, मैं लगा स्टेप 1 इनपुट फर्स्ट नंबर, स्टेप 2 इनपुट सेकंड नंबर, फिर स्टेप 3 ऐड टू नंबर्स, स्टेप 4 डिस्प्ले द रिजल्ट। तो ये क्या मेरी एल्गोरिथम है, जहाँ पे मैं किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी एल्गोरिथम कहलाएगी। जब इसी एल्गोरिथम को मैं क्या करूंगा,
फ्लो चार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दूंगा, क्या कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्लॉक्स में, या फिर क्या कहते हैं राउंड शेप में, मैं कहीं पे भी मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगा इस एल्गोरिथम को, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट होती है। सीडो कोड क्या होता है, जब भी हम कभी भी जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया कि एक क्या कहते हैं एक प्रोग्राम है जिसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड कराना है, तो मैंने आपको बता दिया कि एक नंबर इनपुट कराओ, दूसरा नंबर इनपुट कराओ, उसको क्या करना है एडिशन करो उसका, और तीसरा नंबर में स्टोर करा लो, और प्रिंट मेथड दूसरे प्रिंट करा लो। तो मैंने क्या किया, आपको इनफॉर्मल वे में क्या कर दिया, स्टेप्स बता दिए प्रोग्राम के कि भाई ये सोल्यूशन है, अब आपको इसका थ्रू क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है, तो ये सीडो कोड कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पेपर में नहीं पूछी जाती, और बहुत ही रेयर केस में कभी पूछी जाएंगी तो पूछी जाएंगी, वरना कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर आर नोन एज स्टेटमेंट्स। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, एक होता है एम्प्टी स्टेटमेंट, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, और एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, जो कुछ भी नहीं करता, द स्टेटमेंट विच डू नथिंग इज नोन एज एम्प्टी स्टेटमेंट। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, पास। इसका एग्जाम्पल क्या है, पास। फिर बात करते हैं सिंपल स्टेटमेंट की। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कोई भी सिंगल स्टेटमेंट जो हम पाइथन में लिखते हैं वो क्या कहलाएगी, सिंपल स्टेटमेंट। मैंने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एक यूनिट के तौर पे, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाते हैं, हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, लूप्स पढ़ने वाले हैं, क्या होंगे, इसके एक ब्लॉक के अंदर, एक हेडर के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आएंगे। अगर एग्जीक्यूट होंगे तो सारे एक साथ होंगे, वन एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एज पर कंडीशंस। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि सीक्वेंस क्या होते हैं, कंडीशन क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। कोशिश होगी कि कल ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाए, हम कल इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लेंगे और लूप्स पढ़ लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू का सेकंड पार्ट, जिसमें पहले हम स्ट्रिंग्स कवर करेंगे, स्ट्रिंग मेथड्स कवर करेंगे, फिर लिस्ट कवर करेंगे, फिर टपल्स कवर करेंगे, और डिक्शनरी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये चारों बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एक नंबर के बनते हैं। जो 17 या 19 मार्क्स का मैंने आपको बताया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हमें छोड़ना कुछ नहीं है। टारगेट हमें 100 में से 100 लेके चलना है। देखिए, जिसको 80 लाने हैं, 80 लाने हैं, 85 लाने हैं, 70 लाने हैं, 75 लाने हैं, वो पिक कर सकता है कि भैया ये टॉपिक पढ़ ले रहा हूँ, ये टॉपिक छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन अगर किसी का क्या कहते हैं, अगर फोकस है 100, तो फिर उसे हर चीज़ पढ़नी है, और अच्छे से पढ़नी है। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिसे छोड़ना ही नहीं है, अच्छे से उसको करना ही करना है, वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप पढ़ लीजिए ध्यान से, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता नहीं आता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में क्या होता है ना, चीज़ें कंसेप्ट पैटर्न है कि चीज़ें इसी तरीके से आएंगी, और जल्दी उस पैटर्न में छेड़छाड़ करी नहीं जाती है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितना भी चीज़ें क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब आज जितना भी पेपर कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपके लिए, उतना मैं यहीं पे बता दूँ। और देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, अगर एक बार आप कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो दुनिया का किसी भी लेवल का पेपर आपको दिक्कत में डालेगा ही नहीं कभी भी। तो बस कॉन्फिडेंस लेके चलिए, अच्छे से करिए, और कोई अगर कमी लगी हो या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा विद इन 24 आवर्स मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसको हम कुछ बेटर बना सकते हैं तो डेफिनेटली, और क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि रिस्पॉन्स अच्छा आए, और जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, या बेस्ट जो उम्मीद दे सकता हूँ मैं आपको, उससे भी बेहतर करके दूँ, ताकि अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अच्छा आए। तो मिलते हैं अब हम कल। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओके।